नमस्कार दोस्तों, धागड़ कंसेप्ट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन के तहत आज हम यात्रा करते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर किन विशेषताओं को लिए हुए हैं देखते हैं उसके विशेष संदर्भ में। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक ज़िले की जिसका नाम है बीकानेर। दोस्तों, बीकानेर जो है वर्तमान के अंतर्गत यह एक संभाग मुख्यालय है और इस संभाग के अंतर्गत जो है वह 4 ज़िले जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह बीकानेर जो है वर्तमान में एक संभाग है, अर्थात संभाग मुख्यालय है। इसके अंतर्गत आने वाले ज़िलों की संख्या है दोस्तों 4 ज़िले कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला ज़िला तो है बीकानेर ज़िला स्वयं, और बीकानेर के बाद हम बात करते हैं इसका समीपवर्ती ज़िला चूरू, और चूरू के पश्चात श्री गंगानगर हैं, और गंगानगर का समीपवर्ती ज़िला है हनुमानगढ़। तो यह 4 ज़िले जो हैं यह बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो संभाग मुख्यालय बीकानेर के हम जिला बीकानेर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर की स्थापना को लेकर के कि बीकानेर की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। तो दोस्तों, बीकानेर की स्थापना की गई है शासक राव बीका द्वारा, और राव बीका जो हैं वह जोधपुर की स्थापना करने वाले शासक राव जोधा के पुत्र थे। तो इस बीकानेर राज्य की जो स्थापना है, देखिए यहाँ हम 2 बात करेंगे दोस्तों, बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई और बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई। हम पहले बात करते हैं बीकानेर राज्य की। तो बीकानेर राज्य की जो स्थापना है यह स्थापना हुई है सन 1465 ईस्वी में। 1465 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है, और इसकी स्थापना करने वाले हैं राव बीका जो है दोस्तों, यह जोधपुर की स्थापना करने वाले शासक राव जोधा के 5वें पुत्र थे और इन्होंने की स्थापना की थी। तो राव बीका के बारे में हम लिख सकते हैं कि राव जोधा के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी, और बीकानेर राज्य की स्थापना करने के पश्चात इस बीकानेर नामक राज्य की दोस्तों सबसे पहले जो इसकी राजधानी है वह राजधानी स्थापित की थी कोडम देसर नामक स्थान पर। देखिए, कोडम देसर नामक जो स्थान है इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास के संदर्भ में जो रणमल मारवाड़ के शासक थे उनकी पत्नी का नाम कोडम दे था, और रणमल इससे पूर्व उस स्थान पर जाते हैं और अपनी पत्नी कोडम दे के नाम के स्थान पर वहाँ एक कोडमसर बावड़ी या तालाब का निर्माण भी करवाते हैं। तो उसी कोडम देसर नामक स्थान पर राव बीका जो हैं अपने बीकानेर की प्रथम राजधानी स्थापित करते हैं, और अपने पूज्य आराध्य देव जो है मंडोर के भैरव जी जिन्हें कहते हैं, वहाँ भैरवनाथ की मूर्ति को अपने साथ ले जा करके कोडम देसर नामक स्थान पर दोस्तों एक भैरव मंदिर का निर्माण भी करते हैं। तो यहाँ कोडम देसर में राव बीका ने सबसे पहले भैरव मंदिर की स्थापना की और अपने राज्य की नींव डाली थी। ये तो हुई बीकानेर राज्य के संदर्भ की बात में। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं बीकानेर नगर की। दोनों अलग हैं, इसे समझने का प्रयास करें। बीकानेर नगर कि बीकानेर नगर जो है इसकी स्थापना कब हुई इसके संदर्भ में देखिए, तो इसकी स्थापना हुई है सन 1488 ईस्वी में। 1488 ईस्वी की बात है, और 1488 ईस्वी में इन्हीं राव बीका ने यहाँ एक नगर की स्थापना की थी, और जहाँ नगर बसाया है दोस्तों वहाँ प्राचीन समय में एक स्थान था, उसको राती घाटी के नाम से जाना जाता था। राती घाटी कहते थे। राती घाटी क्यों कहा गया? क्योंकि इस स्थान पर दोस्तों जो है वो राती शब्द से तात्पर्य होता है लाल रंग की, तो लाल रंग की मिट्टी युक्त एक घाटी थी, इसी कारण इसको राती घाटी कहा गया। तो जो प्राचीन में राती घाटी स्थान था, इसी राती घाटी स्थान पर 1488 में यहाँ बीकानेर नगर की स्थापना की, और बीकानेर नगर की दोस्तों जिस दिन स्थापना हुई उस दिन माह था वैशाख माह, विक्रमी शताब्दी के अनुसार
वैशाख माह का शुक्ल पक्ष और दोस्तों शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया जो है, इसी दिन को हम अपने त्योहारों के अंतर्गत अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। अक्षय तृतीया, इसे ही हम सामान्य बोलचाल की भाषा में आखा तीज कहते हैं। और आखा तीज को राजस्थानी जो हैं वह एक विशेष मुहूर्त वाला दिन समझते हैं, और इस दिन कोई भी अगर शुभ कार्य करना हो तो मुहूर्त देखने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह का आयोजन भी पूर्व में इसी दिन होता था, वर्तमान में इस पर प्रतिबंध लग चुका है, तो यह बात करेंगे। और इसी जो आखा तीज के दिन है दोस्तों, बीकानेर राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है वह पतंगे उड़ाई जाती हैं। तो उस दिन से लगा करके यहाँ पतंग महोत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है, आखा तीज के दिन। तो क्या कहेंगे? पतंग महोत्सव। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में प्रश्न सीधा सीधा बना है कि बीकानेर में पतंग महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है। तो देखिए, न तो मकर संक्रांति को होता है, न किसी अन्य दिन होता है। बीकानेर में पतंग महोत्सव का आयोजन जो है वह होता है अक्षय तृतीया के दिन। कारण क्या था कि इस दिन जो है यहाँ नगर की स्थापना हुई थी, और बीका जी ने यहाँ राते घाटी स्थान पर एक लघु दुर्ग का भी निर्माण करवाया था, अर्थात एक छोटे से किले का निर्माण करवाया था। और वर्तमान में इस लघु दुर्ग के अंदर जो है वह मंदिर निर्मित है, एक मंदिर बन रखा है। तो यह बीकानेर की स्थापना के बारे में हमने तथ्य की जानकारी अर्जित की है। देख लीजिए, वापस एक बार इसका दोहरान करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बीकानेर की स्थापना के संदर्भ में हम क्या कहेंगे कि बीकानेर वर्तमान में दोस्तों एक संभाग मुख्यालय है, जिसके अंतर्गत 4 जिले सम्मिलित हैं। प्रथम बीकानेर स्वयं है, उसके अतिरिक्त चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है। बीकानेर राज्य की स्थापना, बीकानेर राज्य की स्थापना 1465 ईस्वी में राव बीका, जो राव जोधा के 5वें पुत्र थे, उनके द्वारा की गई है। जब स्थापना करने के लिए वहां गए थे तो इनके साथ में इनके चाचा और इनके भाई और चाचा भी साथ में थे, जिनका नाम राव कांधल और राव कांधल और बीदा, ये भी इनके साथ में थे, इनके सहयोगी के रूप में कार्य किया था। और राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना की, उससे पूर्व करणी माता का आशीर्वाद भी लिया था। तो इनके साथ में करणी माता का आशीर्वाद था। तो इस स्वरूप हम क्या कह सकते हैं कि बीकानेर राज्य की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से हुई, और जोधपुर दुर्ग की जो नींव है वह करणी माता के स्वयं के हाथों से रखी गई। सबसे पहली राजधानी दोस्तों इन्होंने जो है वह कोडम देसर को बनाया था, वहीं पर एक भैरव मंदिर का भी निर्माण करवाया है। और बीकानेर जो नगर है, उस बीकानेर नगर में वहाँ 1488 ईस्वी में राती घाटी नामक जो प्राचीन नाम था, उस स्थान पर नगर की स्थापना की। यहाँ एक लघु दुर्ग का निर्माण करवाया। वर्तमान में वहाँ मंदिर संचालित है। और जिस दिन बीकानेर नगर की स्थापना की, उस दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे हम अक्षय तृतीया या आखा तीज के नाम से जानते हैं, उस दिन की गई। और वहाँ पतंग महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं, देखिए, बीकानेर के उपनामों के बारे में, अर्थात बीकानेर को किस किस अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो बीकानेर के उपनाम कौन कौन से हैं, इसमें देखिएगा। बीकानेर के उपनामों में दोस्तों इसे एक तो कहा जाता है ऊंटों का घर, अर्थात यहाँ ऊंट जो पशु है उसकी अधिकता है, इस कारण से इसको ऊंटों का घर कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसका अन्य नाम है दोस्तों ऊन का घर कहा जाता है। ऊन का घर कहलाने वाला जो जिला है वह बीकानेर है। और ऊन का घर कहलाने की विशेषता क्या है कि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी, राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, वरन एशिया की हम बात कर रहे हैं, महाद्वीप की, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है यहाँ पर। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित होने की वजह से ही जो है इसे ऊन का घर के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए,
यहाँ इस स्थान पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी, तो बीकानेर को कपिल मुनि की तपोभूमि के नाम से भी पहचाना जाता है। कपिल मुनि की तपोभूमि, आगे हम चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो अभी नाम का जिक्र करते हैं कि कपिल मुनि की तपोभूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। और देखिए दोस्तों, इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम जो है, प्राचीन नाम में हम कहेंगे कि राती घाटी, जिसका अभी हमने वर्णन किया था। और जो इसका जो प्राचीन नाम है, महाभारत कालीन समय की हम बात कर रहे हैं, तो प्राचीन समय में इसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस प्रदेश के नाम से? जांगल प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था। और इस जांगल प्रदेश में वर्तमान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था? तो इसके अंतर्गत सम्मिलित था वर्तमान का बीकानेर। बीकानेर के अतिरिक्त जोधपुर का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत सम्मिलित रहा करता था, और नागौर जिले का भी आधा हिस्सा इस जांगल प्रदेश में सम्मिलित था। जांगल प्रदेश जो हुआ करता था, इस जांगल प्रदेश की दोस्तों राजधानी, इस जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी, उस राजधानी को कहते थे अहिछत्रपुर। यह राजधानी कहलाती थी अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर जो स्थान है, वर्तमान में यह स्थान कौन सा स्थान कहलाएगा? नागौर। अर्थात नागौर का ही महाभारत कालीन समय के अंतर्गत नाम था अहिछत्रपुर। यह अहिछत्रपुर राजधानी थी जांगल प्रदेश की, और जांगल प्रदेश या जांगल भूभाग कहा जाता था बीकानेर और इसके समीप के क्षेत्र को। अब इसकी हम भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, भौगोलिक जब हम चर्चा करते हैं तो इसके जितने भौतिक भूभाग हैं या भौतिक टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थिति के संदर्भ में कि बीकानेर की स्थिति कहाँ है। स्थिति के बाद में हम बात करेंगे बीकानेर के क्षेत्रफल के संदर्भ की बात। क्षेत्रफल कितना, उसके पश्चात देखिए बीकानेर की जनसंख्या के संदर्भ में, और जनसंख्या के पश्चात हम बात करेंगे मित्रों बीकानेर का लिंगानुपात। बीकानेर के लिंगानुपात के पश्चात देखते हैं यहाँ की साक्षरता दर से संदर्भ में कि साक्षरता बीकानेर की कितनी रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब हम स्थिति की बात करते हैं तो बीकानेर की स्थिति के संदर्भ में कि राजस्थान के मानचित्र में बीकानेर कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों राजस्थान के उत्तर पश्चिम में। पूरा ही लिख देते हैं इसको, यह राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और क्षेत्रफल की जब बात करते हैं यह, तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 27,244 वर्ग किलोमीटर। 27,244 वर्ग किलोमीटर जो भूभाग है उसके ऊपर फैला हुआ है बीकानेर। और क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल में सबसे पहला स्थान लगता है जिला जैसलमेर का, दूसरा स्थान लगता है बाड़मेर का, जैसलमेर बाड़मेर के बाद तीसरा स्थान है यह बीकानेर का है। जैसलमेर बाड़मेर के बाद क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा जिला बीकानेर है। फिर देखिए जनसंख्या है दोस्तों 23,67,937। 23,67,933 ये सन 2001 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं। और पूरी जनसंख्या याद नहीं रहे तो 23,67,000 हमें याद रखनी है। तो 23,67,937। लिंगानुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 905। तो यह इसका लिंगानुपात है बीकानेर जिले का। साक्षरता है दोस्तों यहाँ की 65.1%, यानी कि 100 व्यक्तियों में से 65 व्यक्ति यहाँ साक्षर हैं और बाकी की जनसंख्या जो है वह निरक्षर है। साक्षरता की दर के अनुरूप अगर राज्य का हिस्सा देखा जाता है जिले का, तो राज्य में बीकानेर का 17वां स्थान लगता है साक्षरता के तहत। 17वां स्थान जो है वह प्राप्त करता है साक्षरता की दर के अनुरूप में। तो यह हुई है यहाँ की स्थिति के संदर्भ में बात कि स्थिति जो है वह राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्षेत्रफल 27,244 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 23,67,937 है।
लिंगानुपात 905 और साक्षरता की दर है 65.1%, जो 17वां स्थान लिए हैं। अब देखेंगे हम कि यहाँ बीकानेर जो है, उस बीकानेर का पड़ोसी देश कौन सा है। तो देखिए यहाँ हम राज्य की नहीं देश की बात करते हैं। तो बीकानेर का पड़ोसी देश है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है। भूगोल के संदर्भ में हम जब चर्चा करते हैं तब देखते हैं कि बीकानेर जो है वह राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर स्थित है और पश्चिम में एक देश है पाकिस्तान। राजस्थान की जो सीमा है वह पाकिस्तान से लगती है और उसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। यह रेड क्लिफ रेखा जो है वह हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक जो विस्तृत है 1070 किलोमीटर, उस पर राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं, श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। उसमें बीकानेर की सीमा जो है वह पाकिस्तान से लगती है, तो यह इसका पड़ोसी देश है। ठीक, अब बात करते हैं हम पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। तो वह जिले जो बीकानेर को स्पर्श करते हैं वह सारे इनके पड़ोसी जिले कहलाएंगे। और पड़ोसी जिले हैं दोस्तों, एक तो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। और पड़ोसी जिलों में लिखेंगे अपन चूरू, चूरू के अतिरिक्त नागौर, चूरू, नागौर। और पड़ोसी जिलों में लिखेंगे जोधपुर और जैसलमेर, जोधपुर और जैसलमेर। यह 6 पड़ोसी जिले अर्थात 6 जिले जो हैं वह बीकानेर की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो यह हुए हैं 6 पड़ोसी जिले इसके संदर्भ में। अब बात करते हैं इसकी स्थलाकृति से संदर्भ में कि स्थलाकृति किस प्रकार है, यानी स्थल की आकृति। स्थलाकृति जो है वह बीकानेर की किस प्रकार है। तो स्थलाकृति जो के अंतर्गत बात करें तो इसका भौतिक स्वरूप जो है दोस्तों वह रेतीला है, यानी कि मरुस्थल का एक जिला है और मरुस्थल के जिले होने की वजह से इसका स्थलाकृति जो है वह रेतीली है, यानी कहेंगे कि रेतीला जिला है। और रेतीला जिला होने से, रेतीला जिला है और रेतीला जिला होने से यहाँ पर जो है वह बहुत अधिक संख्या में मिट्टी के टीले पाए जाते हैं। मिट्टी के टीले यहाँ देखने को मिलते हैं। यह हुई स्थलाकृति के संदर्भ में बात। अब बात करते हैं बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदियों के नाम देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो बीकानेर जिले से प्रवाहित होती है। तो नदियों के संदर्भ में जब बीकानेर का नाम आता है दोस्तों, तो बीकानेर वह जिला है जिसमें से कोई किसी प्रकार की नदी प्रवाहित नहीं होती है, कोई नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई नदी नहीं है। इसके अतिरिक्त 31 जिलों में कोई न कोई नदियाँ जरूर बहती है, चाहे वह जैसलमेर ही क्यों ना हो। ठीक है, नदी के बाद में देखिए अब बात करते हैं यहाँ स्थित होने वाली झीलों के संदर्भ में कि बीकानेर के अंतर्गत झीलें कौन कौन सी हैं। तो बीकानेर की झीलों में लिखेंगे दोस्तों हम यहाँ की लोकप्रिय झीलों में एक तो है गजनेर झील, गजनेर झील। गजनेर झील के पश्चात हम नाम लेंगे यहाँ की अनूप सागर झील का। गजनेर झील, अनूप सागर झील। अनूप सागर झील के पश्चात यहाँ के मीठे पानी की धार्मिक रूप से पवित्र झील है दोस्तों कोलायत की झील, कोलायत झील। और इसी कोलायत झील पर जो है वह कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है इसी झील के किनारे। तो गजनेर, अनूप सागर और कोलायत यह जो झीलें हैं ये यहाँ पर मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त बीकानेर के अंदर दोस्तों झील है लूणकरणसर झील, जिसे हम अलग से लिखते हैं यहाँ पर लूणकरणसर। लूणकरणसर जो झील है दोस्तों, यह लूणकरणसर झील यहाँ बीकानेर में खारे पानी की झील है और खारे पानी की झील होने की वजह से इसी लूणकरण झील में नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। यहाँ से नमक उत्पादन किया जाता है। यह लूणकरण झील की हम चर्चा कर रहे हैं। तो झीलों में इन झीलों की चर्चा की। झीलों के बाद में अब बात करते हैं बीकानेर की जलवायु किस प्रकार की है।
तो यह एक मरुस्थल का जिला है। मरुस्थल का जिला होने से कह सकते हैं कि बीकानेर की जो जलवायु है वह एक शुष्क प्रकार की जलवायु है। तापमान यहाँ का उच्च रहता है और बारिश जो है वो बहुत ही कम होती है। तो जलवायु किस प्रकार के लिखेंगे हम? शुष्क प्रकार की जलवायु है। और यहाँ के तापमान की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ शीत ऋतु में तापमान बहुत ही कम रहता है। यह रेत जो है बहुत ही ठंडी होती है और शीत ऋतु का तापमान कम होने की वजह से सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है और गर्मियों में यही तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ता है। अगर बारिश की बात करते हैं तो यहाँ औसत वर्षा जो है, औसत वर्षा यह सामान्य से भी कम होती है और 27 सेंटीमीटर जो बारिश है वो यहाँ होती है। 27 सेंटीमीटर औसत बारिश जो यहाँ होती है। तो ये देखिए दोस्तों, हम जलवायु और इसके संदर्भ में बात करते हैं। एक बार इसको दोहरान करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्थलाकृति की जब हम बात करते हैं तो यह जिला एक मरुस्थल का जिला होने की वजह से इसे रेतीला जिला कहते हैं और यहाँ पर मिट्टी के टीले जो है वो बहुत ऊंचाई वाले और अधिक संख्या में यहाँ पाए जाते हैं। नदियों के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यह राज्य का ऐसा जिला है जहां किसी प्रकार की कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। दोस्तों, राजस्थान के 33 जिलों में से जिला बीकानेर और चूरू, इन 2 जिलों में से कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। झील के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो मीठे पानी की झीलों में दोस्तों गजनेर झील है, अनूप सागर झील है और कोलायत झील, यह मीठे पानी की झीलें बीकानेर में स्थित हैं। और लूणकरणसर झील यह खारे पानी की झील है और खारे पानी की झील होने की वजह से यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। तो लूणकरणसर झील हमें याद रखनी है बीकानेर में। जलवायु यहाँ के शुष्क प्रकार की है। तापमान, सर्दी के अंदर तापमान यहाँ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ तापमान अंकित किया जाता है। और औसत वर्षा जो है वह औसत से भी कम, औसत वर्षा जो है वह 50 सेंटीमीटर आंकी जाती है राजस्थान की और यहाँ वर्षा की उपलब्धता कम है। मात्र 27 सेमी औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर दर्ज की जाती है। तो यह जलवायु की स्थिति हुई। अब बढ़ते हैं आगे हम और बीकानेर की जानकारी के लिए। अब देखिए बीकानेर में पाई जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की है, इसकी हम चर्चा करते हैं। वैसे स्थलाकृति में हम लिख चुके हैं कि यह मरुस्थल का एक भाग है और रेतीला जिला है। तो स्पष्ट है यहाँ पर जो मिट्टी है दोस्तों वह रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की जो मिट्टी है वह रेतीली प्रकार की मिट्टी है। रेतीली मिट्टी है और रेतीली मिट्टी के अतिरिक्त इसकी एक विशेषता और है, इस मिट्टी में लवणीय अंश अधिक पाए जाते हैं। यानी कि लवणीयता जो है इस मिट्टी के अंदर सम्मिलित रहती है। लवण के अंश इसी भूभाग में सम्मिलित हैं। मिट्टी के बाद हम बात करेंगे बीकानेर में वनस्पति किस प्रकार के होते हैं। वनस्पति, तो वनस्पति वैसे यहाँ न्यूनता लिए हुए हैं दोस्तों, लेकिन किस प्रकार की है अर्थात कौन कौन से पेड़ जो हैं वो यहाँ देखे जा सकते हैं। तो देखिए वनस्पति में जैसे खेजड़ी के वृक्ष यहाँ देखने को मिलते हैं। खेजड़ी के अतिरिक्त बेर है, बबूल के वृक्ष हैं, बेर बबूल, इसके अतिरिक्त खजूर के वृक्ष हैं, शीशम के वृक्ष हैं। तो इस प्रकार के वृक्ष जो हैं यहाँ देखने को बहुत ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो खेजड़ी, बेर, बबूल, खजूर और शीशम के वृक्ष जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। और राज्य वृक्ष जो कह सकते हैं कि रोहिड़ा भी यहाँ को बहुत ऐसे देखने को मिल सकता है। यह वनस्पति बीकानेर में उपलब्ध रहती है। वनस्पति के पश्चात हम बात करेंगे दोस्तों बीकानेर के स्थित वन्य जीव से संदर्भ में कि वन्य जीव जो हैं यहाँ किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो बीकानेर में पाए जाने वाले वन्य जीवनों में देखिए हिरण, इसके अतिरिक्त तीतर हैं। तीतर एक पक्षी होता है, यह भी यहाँ देखने को मिलता है। हिरण, तीतर, इसके अतिरिक्त चिंकारा। चिंकारा जो है मित्रों यह हिरण की ही एक प्रजाति होती है और लोमड़ी, इस प्रकार के वन्य जीव यहाँ बीकानेर में विचरण करते हुए पाए जाते हैं। फिर वन्य जीव के पश्चात हम सरकार द्वारा यहाँ जो अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं उनकी बात करते हैं। अभ्यारण्य,
तो बीकानेर के अंतर्गत जो है यहाँ का अभ्यारण्य लोकप्रियता लिए हुए है दोस्तों गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य, गजनेर का वन्यजीव अभ्यारण्य। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य अपने आप में एक विशेषता समेटे हुए हैं। कई बार सीधा प्रश्न यह पूछा गया परीक्षा में कि बताइए गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो अपना उत्तर होगा बीकानेर में। इसकी विशेषता के संदर्भ में पूछा गया तो विशेषता यहाँ यह है दोस्तों कि तीतर जो है यहाँ अधिक रूप से पाए जाते हैं। एक तो यहाँ तीतरों की अधिकता है, एक चिंकारा की अधिकता है। चिंकारा जो है वह हिरण का एक प्रकार होता है, तीतर एक पक्षी होता है, और यहाँ जो तीतर पाए जाते हैं दोस्तों उन्हें रेत का तीतर कहा जाता है। यह ध्यान रखें आप, विशेषता सीधा सा प्रश्न पाया जाता है कि रेत का तीतर राजस्थान के कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में मिलेगा, और इसे अगर कई बार अंग्रेजी नाम के तहत पूछा जाता है तो उसे सैंड गाउस कहते हैं। तो बीकानेर का गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह सैंड गाउस के लिए फेमस है। सैंड गाउस शब्द रेत के तीतर शब्द के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, फिर इसके पश्चात हम बात करते हैं आगे। तो यह मिट्टी वनस्पति वन्य जीव और अभ्यारण्य के बारे में बात हुई। अब बढ़ते हैं आगे बीकानेर स्थित पशुपालन से संदर्भ में। पशुपालन की क्या स्थिति है बीकानेर में, तो देखिएगा पशुपालन के मामले में बीकानेर काफ़ी सुदृढ़ है। यहाँ भेड़ की कई सारी नस्लें अपने को देखने को मिलती है। तो भेड़ जो पशु हैं दोस्तों, उस भेड़ की नस्लें यहाँ पर कई सारी पाई जाती हैं, जिसमें हम प्रमुखता से नाम लिख सकते हैं कि जैसे नाली नस्ल की भेड़ हैं, नाली के अतिरिक्त मगरा नस्ल और पुंगल, ये भेड़ों की नस्ल हैं। जो तीनों प्रकार की भेड़ हमें बीकानेर में देखने को मिलती है। नाली जो नस्ल है यह मुख्यतः गंगानगर हनुमानगढ़ की है दोस्तों। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर एक नदी प्रवाहित होती है। वैसे उसमें जल का प्रवाह नहीं है, लेकिन वह नदी आदिकाल से चली आ रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली एक नदी हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से प्रवेश करती है और गंगानगर में बहती हुई यह पाकिस्तान के एक स्थान फोर्ट अब्बास तक भी जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। वह नदी जिसे हम गग्गर नदी के नाम से जानते हैं, प्राचीन काल में जिसे सरस्वती, द्वेषवती, मृत नदी इस नामों से भी जाना जाता था, उसी गग्गर नदी के किनारों को दोस्तों राजस्थान में नाली कहते हैं और पाकिस्तान में उस नदी के किनारों को या उसके बहाव क्षेत्र को हकरा नाम से जाना जाता है। तो उस गग्गर नदी के जो किनारा का तटीय क्षेत्र है जो नाली कहलाता है, उस क्षेत्र में जो भेड़ विकसित हुई वह नाली नस्ल के नाम से जानी जाती है। और वही नाली नस्ल की देख हमें जो है भेड़ बीकानेर में भी देखने को मिलती है। यहाँ के लोग भी उसका पालन करते हैं। मगरा और पुंगल यह मूलतः दोनों ही बीकानेर की नस्ल हैं। यहाँ मगरा नस्ल की भेड़ और पुंगल यहाँ का क्षेत्र है एक, और उस पुंगल क्षेत्र की भेड़ होने से वह पुंगल नस्ल कहलाई है। जब संस्कृति का हम अध्ययन करते हैं तो उसमें ढोला मारू के चित्र कई जगह बने, ढोला मारू की कहानियों का वर्णन हुआ। तो जो मारू थी वह इस पुंगल की राजकुमारी थी। तो पुंगल जो है वो बीकानेर का एक प्रदेश है। यह भेड़ के संदर्भ में बात हुई। अब अगर हम बात करते हैं गाय के बारे में, तो गाय की जो नस्ल है वह है राठी। यहाँ गाय की राठी नस्ल काफ़ी देखने को मिलती है और यहाँ के लोग इसे पालन करते हैं। देखिए, हमने जब प्रारंभ में उपनामों की चर्चा की है दोस्तों, तो ऊन का घर बताया है बीकानेर को। तो भेड़ की जो ऊन है वह अधिक रूप में, और ऊँटों का घर भी कहा है। तो यहाँ ऊँटों के विकास के संदर्भ में क्या कहेंगे कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र भी यहाँ स्थापित हैं। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, और यह राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जो है यह बीकानेर के एक स्थान पर स्थापित किया गया है दोस्तों, जिसे कहते हैं जोहड़बीड़ स्थान है। जोहड़बीड़, तो जोहड़बीड़ नामक स्थान बीकानेर जिले का है। यहाँ राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जो है वह संचालित होता है। यह ऊँट के विकास के संदर्भ में बात की। और यहाँ देखिए, ऊँटनी के दूध के लिए यहाँ पर एक डेयरी संयंत्र भी स्थापित किया गया है। ठीक है, और उसको कहते हैं उरमूल डेयरी। उरमूल डेयरी, यह उरमूल डेयरी जो है यह ऊँटनी के दूध का विपणन हेतु, ऊँटनी के दूध के विपणन हेतु यहाँ पर कार्यरत है।
ये तो हुई ऊँटनी के दूध के संदर्भ में बात। और अन्य पशुओं के लिए यहाँ एक डेयरी संयंत्र बीकानेर में स्थापित किया गया है, डेयरी संयंत्र। तो यह भी जो है बीकानेर का डेयरी संयंत्र हमें यहाँ के पशुपालन की उपलब्धता के बारे में इंगित करता है। देखिए वापस से हम पशुपालन को एक बार दोहरान करते हैं। यहाँ पर भेड़ की नस्लें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं दोस्तों, नाली, मगरा और पुंगल। गाय की नस्ल यहाँ पर राठी अधिकता से देखने को मिलती है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना जोहड़बीड़ बीकानेर में की गई है। और ऊँटनी के दूध के विपणन के लिए जो डेयरी स्थापित की गई है उसे उर्मुल डेयरी के नाम से जानते हैं। और यहाँ अन्य नस्ल के पशुओं हेतु भी डेयरी संयंत्र बीकानेर में स्थापित किया जा चुका है। तो यह हमने पशुपालन के संदर्भ में बीकानेर को लेकर के चर्चा की है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम यहाँ की जल परियोजना के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि यहाँ जल परियोजना जो है वह कौन कौन सी विकसित हुई है। तो देखिए, जब जल परियोजना की बात करते हैं दोस्तों, तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी का नाम लेना अति आवश्यक होगा, जिन्हें राजस्थान के भागीरथ के नाम से पहचाना जाता है। उस अग्रदर्शी व्यक्ति ने सबसे पहले यहाँ पर जो है वह नहर के माध्यम से पानी लाने की योजना बनाई थी, जो पश्चिमी राजस्थान के लिए उस समय की आवश्यकता को देखें तो अति आवश्यक था। उन्होंने सबसे पहले गंग नहर भी लाए थे, लेकिन वह पानी बीकानेर तक नहीं ला पाए। उनका सपना जो था वह अधूरा रहा। फिर उन्हीं के वंशज जो हुए थे शार्दुल सिंह ने कंवर सेन इंजीनियर के अथक प्रयासों से भारत सरकार का सहयोग लेते हुए पंजाब से यहाँ पानी लाने की ठानी। और इंदिरा गांधी नहर, जिसे पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, उसे इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, जीवन रेखा जिसे कहते हैं, तो यह बीकानेर में पानी लाने का गंगा सिंह जी का सपना साकार करते हैं। और वर्तमान में यह परियोजना जो है वह पूरे पश्चिमी राजस्थान को इसका लाभ देती है। तो हम बताएंगे कि जल परियोजना के संदर्भ में दोस्तों यहाँ इंदिरा गांधी नहर जो है यह वरदान के रूप में कार्य करती है। और इसी इंदिरा गांधी नहर की 4 लिफ्टें बीकानेर में संचालित हैं। 4 लिफ्टें जो है वह बीकानेर में संचालित हैं। लिफ्टें क्या है दोस्तों? देखिए, जब मुख्य नहर प्रवाहित हो रही है, इसे इस चित्र के माध्यम से समझिए आप कि यह इंदिरा गांधी नहर है, यह जो है वह इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, जल धारा चल रही है। अब इस नहर से दोनों तरफ के भूभाग पर जब जल का वितरण करना है, तो जल का वितरण करने के लिए अन्य शाखाओं के या वितरिकाओं के माध्यम से जल को भेजा जाता है। जब ढलान जो है वह दिशा के अनुरूप हो, जैसे यह ढलान के अनुरूप अगर है तो इसमें वितरिका में पानी छोड़ते ही इस ढलान के माध्यम से आगे बढ़ता है, यह तो इसकी शाखा कहलाती है। अगर जो भूभाग का ढलान इस जल की धारा के विपरीत होता है, ऐसी स्थिति में जो है वह एक ऐसी उपशाखा का निर्माण किया जाता है ढलान के अनुरूप, और पानी को लिफ्ट करके उसमें छोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी नहरों को लिफ्ट नहर कहते हैं। तो बीकानेर के अंदर 4 लिफ्ट नहरें हैं जो जल वितरण का कार्य करती हैं इंदिरा गांधी नहर से संबंध में। कौन कौन सी हैं? देखिए, इन नहरों में एक तो है दोस्तों बागड़सर लिफ्ट नहर। बागड़सर लिफ्ट नहर यह संचालित होती है। इसके अतिरिक्त दूसरी है गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर लिफ्ट नहर के बाद तीसरी है दोस्तों कोलायत लिफ्ट नहर। और चौथी जो है उसे कहते हैं लूणकरणसर लिफ्ट नहर। यह जो चारों नाम लिखे गए हैं ये इनके प्राचीन नाम हैं, अर्थात पहले इन नहरों को इन नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इन चारों के नाम दोस्तों परिवर्तित हो चुके हैं और इन्हें ही हम आज किस नए नाम से जानते हैं उसके नाम मैं इसके सामने अंकित करता हूं। देखिए, बागड़सर जो लिफ्ट नहर है इसे आज जो है वो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। और जो गजनेर लिफ्ट नहर है दोस्तों, इस गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। कोलायत का भी नाम परिवर्तित किया गया और कोलायत लिफ्ट नहर को डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से संबोधित किया जाता है।
और चौथी जो नहर है दोस्तों वह है लूणकरणसर, और लूणकरणसर नहर का नया नाम है कुंवरसैन लिफ्ट नहर। कुंवरसैन लिफ्ट नहर, ये इनके चारों के नए वर्तमान के नाम हैं। कुंवरसैन इसी नहर के इंजीनियर थे, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो ये चर्चा की है हमने बीकानेर के जल परियोजना के संदर्भ में कि यहाँ इंदिरा गांधी नहर जल परियोजना संचालित होती है, जिसकी 4 लिफ्ट नहरें बीकानेर में जो है वह एक वरदान के रूप में सिद्ध हुई है। उनके प्राचीन नाम और नए नामों की हमने चर्चा की है। तो यह हुई है बीकानेर की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में बात। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में बीकानेर के पर्यटन स्थलों को लेकर के। थैंक यू दोस्तों।